खबरों के एस्पेक्ट्स की बारीकियों को समझना बहुत आवश्यक है और इसीलिए इन बारीकियों को लेकर आते हैं हम आपके सामने मिस्टर एनालाइजर में। मैं अजय कुमार आज आपके सामने बताऊंगा क्या क्या विश्लेषण हैं जिनके आधार पर आप अपनी राय बना सकते हैं। सबसे पहले आज जो हम आपके सामने खबर प्रस्तुत करेंगे वो ये है कि दिल्ली में एक के बाद एक सियासी बम दागे जा रहे हैं और ये सियासी बम दरअसल भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सांप सीढ़ी के खेल से कम नहीं है। बड़ी दिलचस्प है ये कहानी, हम आपके सामने इसे प्रदर्शित करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रदर्शित करेंगे कि सियासी बमबाजी के आगे बढ़ते हुए कि किस तरीके से चीजें अलग अलग अंदाज में प्रस्तुत की जा रही हैं। सबसे पहले उसके बाद हम बात करेंगे जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जिसमें कि रेप विक्टिम्स के लिए 2 फिंगर टेस्ट अब लागू नहीं होगा। इसके बारे में पहले भी सुप्रीम कोर्ट अपनी तमाम टिप्पणियां सामने रख चुका है, लेकिन अब 2 फिंगर टेस्ट नहीं होगा और ये महिला सम्मान से जुड़ी खबर है, इसलिए इस पर विशेष टिप्पणी भी होगी। इसके बाद हम तय करेंगे कि क्या हमारी निजता का अधिकार है या नहीं। सोशल मीडिया के इस जमाने में विराट कोहली के कमरे का शूट बनाकर उसका टिकटॉक वीडियो बना दिया जाए तो क्या यह निजता का हनन नहीं है? और सिर्फ क्या विराट कोहली के लिए है, तमाम और लोगों के लिए नहीं है? निजता का हनन कितने बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए हो रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे और फिर बताएंगे आपको कि अगर आप चाहें तो करोड़ों का मोबाइल फोन खरीद सकते हैं साहब, और उसकी एक्सेसरीज खरीदने में तो आप लाखों खर्च कर सकते हैं। यह करोड़ों और लाखों का खेल कैसे खेला जाता है यह भी दिखाएगा। लेकिन आइए आज सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी, ये 2 राजनीतिक दल एक दूसरे के सामने इस तरीके से खड़े हैं जैसे कि हर कोई सांप सीढ़ी का खेल खेलता हुआ दिखाई दे रहा हो। और इस सियासत में जो बड़े पैमाने पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वो किसी बमबारी से कम नहीं है और इसी का विश्लेषण आज मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है राजनीतिक स्तर पर, क्या वो मजाक है? बिल्कुल नहीं। दिल्ली में रहने वाले तमाम लोग, क्या उनकी जिंदगियां मजाक है? बिल्कुल नहीं। लेकिन दिल्ली में जो राजनीति खेली जा रही है राजनीतिक दलों के द्वारा, वो दिल्ली के लोगों की जिंदगी से सबसे बड़ा मजाक है। कैसे? पहले ये देखिए। यूक्रेन के आसमान में मिसाइलों की बारिश, यूक्रेन की जमीन पर गोलों की बमबारी, यूक्रेन में पानी से ज्यादा बारूद बरस रहा है। यूक्रेन में सब धुआं धुआं सा हो गया है। यूक्रेन में बारूदी धुएं ने सब काला कर दिया है। आपको लगा होगा क्या मजाक कर रहे हो भाई अजय कुमार, ये क्या है? तुमने तो कहा था कि दिल्ली के बारे में बात करें, यूक्रेन की खबर दिखा रहे हो। जनाब, हम आपको सिर्फ यह बताना चाहते हैं कि यूक्रेन में इतने बम वर्षा के बाद वहां जो काला धुआं निकला हुआ है ना, ये काला धुआं भी यूक्रेन को उतना काला नहीं कर रहा जो आज स्थिति दिल्ली में है। ये इसलिए है साहब क्योंकि आज दिल्ली में भी यूक्रेन जैसी स्थिति है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ बम गिरते चले जा रहे हैं। सीरत से बात कीजिए, सूरत से बात कीजिए, सियासत से बात कीजिए, यूक्रेन में अगर बमबारी हो रही है तो उसका शोर आज दिल्ली में सुनाई दे रहा है। दिल्ली में सियासत में जो आरोप के बमबाजी हो रहे हैं उसकी वजह से दिल्ली की जनता तो हैरान परेशान है ही, लेकिन यहां किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार क्या हो रहा है। जैसे जैसे दीपावली सामने आई वैसे वैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे के ऊपर आरोप की मिसाइल दागनी शुरू कर दी। कोई यहां से जुम छोड़ रहा है, कोई वहां से धनाक छोड़ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि जनता की सुध बुध किसी को नहीं है। हर कोई सिर्फ अपने सियासी नंबर स्कोर करने में लगा हुआ है। दिल्ली में सियासी जंग का मोर्चा बहुत बहुआयामी है।
राजनीति का युद्ध कई मोर्चों पर खेला जा रहा है। सियासत का यह जंग, इसमें कौन कौन से बम फेंके जा रहे हैं, पहले आपके सामने ये रखते हैं, क्योंकि ये जो प्रदूषण का पूरा खेल हम आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहे हैं, उसमें ये सियासत बम बहुत महंगे हैं। सबसे पहले केजरीवाल ने नोट बम दागा, यानी कि रुपए पर लक्ष्मी और गणेश की प्रतिमाएं छाप दीजिए, इससे देश की अर्थव्यवस्था को भगवान का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने सिविल कोड का बम फेंक दिया, प्रतिकार करते हुए कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, इस देश में जो कुछ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, और आम आदमी पार्टी बिल्कुल उसके खिलाफ है। तो यानी कि एक तरफ से लक्ष्मी और गणेश बम, दूसरी तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड का बम। जाहिर सी बात है, बात यहां खत्म नहीं हुई। केजरीवाल साहब उसके बाद कूड़ा बम ले आए। जी हां, कूड़ा ने कूड़ा पॉलिटिक्स शुरू कर दी। कूड़े का अंबार दिल्ली में कैसे बना हुआ है, अचानक से उनको याद आ गया और जाकर वो कूड़ा पॉलिटिक्स पर चालू हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उससे किनारा करते हुए अपनी एमसीडी की साख को बचाते हुए यमुना पॉलिटिक्स शुरू कर दी। यमुना में झाग कितना है, यमुना का पानी कितना प्रदूषित है, छठ पूजा की वजह से घाट पर कितनी दुश्वारियां हैं, ये दिखाने लगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता। उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने एक दूसरा मिसाइल दाग दिया, सरकारी स्कूल का। सरकारी स्कूलों में कितनी धांधलीबाजी हो रही है, सरकारी स्कूल किस तरीके से फिसड्डी है और किस तरीके से सरकारी स्कूल पूरे तरीके से ध्वस्त है। तो आम आदमी पार्टी कहां चुप बैठने वाली थी। गुजरात के चुनाव की तरफ अपने धनुष को किया और तीर थड़ाक से छोड़ दिया। स्कूल पर निशाना यहां भी साधा गया। गुजरात के सभी सरकारी स्कूल ध्वस्त है, पढ़ाई लिखाई ठप है, लोगों को कामकाज नहीं मिल पा रहा, नौकरी नहीं है। बीजेपी ने उसके बाद दिल्ली की आबकारी नीति की लड़ाई छेड़ दी और कहा कि भाई देखिए शराब माफिया कितना बड़ा है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता घोटालों में लिप्त हैं, और ऐसे में ये पार्टी जो कि शराबखोरी के पूरे मामले में लिप्त है, वो क्या लोगों की भलाई करेगी। तो आम आदमी पार्टी ने वर्ल्ड क्लास स्कूल का हवाला देते हुए अपना बचाव कर लिया और ढाल लगा लिया एक नई शील्ड। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने मोरबी में जो हादसा हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप यह लगाया कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद दूसरा मिसाइल वॉर शुरू कर दिया। यह सब मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे मिसाइल वॉर में, इस बमबारी में, जो कि यूक्रेन में रशिया और यानी कि रूस और उसके साथ साथ यूक्रेन के बीच में हो रहा है, यहां भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रहा है। पीस कौन रहा है? आम जनता। आज भारतीय जनता पार्टी ने सुबह से ही दिल्ली में वसूली कांड का एक लेटर बम छोड़ दिया है। जबरदस्त घमासान मचा हुआ है इसकी वजह से दोनों पार्टियों के बीच में। अब ये लेटर बम क्या है साहब? ये लेटर बम वो है जिसकी वजह से पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। महाठग सुकेश ने दिल्ली के उपराज्यपाल को एक चिट्ठी लिख दी। सोचिए, एक महाठग दिल्ली के उपराज्यपाल को चिट्ठी लिख देता है जिसमें आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का नाम लिखकर यह कहा जाता है कि दक्षिण भारत में बड़े पदों के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रोटेक्शन मनी की बात कही गई है। अब यह प्रोटेक्शन मनी का एक नया बम फूटा जो कि भारतीय जनता पार्टी ने दाग दिया। दिल्ली में जितने भी सियासी जनरल हैं, एक के बाद एक अपने तमाम शस्त्र अस्त्र निकालकर एक दूसरे पर वार करते जा रहे हैं, और यह सब कुछ सांप सीढ़ी का एक बढ़िया खेल है। आपने 1 नंबर स्कोर किया, 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ गए, नीचे से एक सांप आया, उसने आपको डसा, फिर 3 सीढ़ी नीचे गिर गए। यही चल रहा है दिल्ली में। किसी को इस बात की सुध नहीं है कि आखिरकार कहां और कैसे दिल्ली की जनता त्रस्त है। अब आप कहेंगे इतनी देर से दिल्ली की जनता की त्रस्ता की बात कर रहे हो, तो क्या है? बात यह है साहब कि दिल्ली में आज स्थिति बहुत ही जबरदस्त तरीके से खराब होती चली जा रही है। हर पार्टी आज, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एक दूसरे के टांग खींचने के हर अवसर को देख रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता की बात कोई नहीं कर रहा। यह धुएं का गुबार जो आप देख रहे हैं, यह है दिल्ली की जनता की सबसे बड़ी समस्या, जिसकी तरफ कोई देखना नहीं चाहता। कोई नहीं ये कहना चाहता कि पंजाब में 10,000 से ज्यादा पराली के जलाए जाने की जो वारदातें दर्ज हो रही हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर इतना है कि AQI 450 से ज्यादा ऊपर है। अगर आप अपने सामने AQI का ग्राफ लेकर बैठेंगे तो 500 अधिकतम माना जाता है। 450 से ज्यादा AQI आज दिल्ली के कोने कोने में है। दिल्ली और NCR के तमाम इलाकों में लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, आंखें जल रही हैं, ऐसा लगता है कि आंख में किसी ने मिर्च डाल रखा है। सांस नहीं आ रही है, आंख में मिर्च है। दमा के मरीज और तमाम तरह के बाकी लोग परेशान हैं। लेकिन हमारे दिल्ली के सभी राजनेता एक दूसरे पर वार करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे।
और आइए अब आपको दिखाते हैं कि हमारे बयानवीर राजनीतिज्ञ किस तरीके से सिर्फ बयानबाजी देना जानते हैं, लेकिन जमीन पर कोई भी आदमी जनता की सुध लेने को तैयार नहीं। भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। श्रवण कुमार बनके तुम्हारे बेटे ने तुमको तीर्थ यात्रा भेजा, अब ये तुम्हारे श्रवण कुमार को, तुम्हारे बेटे को गालियां देके जा रहे हैं। बर्दाश्त करोगे तुम लोग? तुम्हारे बेटे को गालियां दे रहे हैं। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है और इसके पीछे है भाजपा का भ्रष्टाचार। जब आप गुजरात के स्कूलों को अच्छा नहीं करेंगे, गुजरात के कॉलेजेस को अच्छा नहीं करेंगे, गुजरात की शिक्षा पे कोई काम नहीं करेंगे और अहंकार से कहेंगे कि जिसको गुजरात की शिक्षा अच्छी लगती वो चला जाए गुजरात से बाहर। आप इस बात का जवाब दें कि आपकी सरकार को एक्साइज में 3,000 करोड़ का लॉस हुआ है और आपके रेवेन्यू में 3,500 करोड़ का लॉस हुआ है। ये सरकारी लॉस है, ये आपको हुआ है या नहीं हुआ है, इस बात का जवाब दे दे। ये आज ये कहना गलत नहीं होगा कि फेफड़ों के सबसे बड़े दुश्मन कोई हैं तो अरविंद केजरीवाल। पचास हजार लीटर केमिकल पकड़ा है यहाँ पे, जो ये झाग को छुपाने के लिए डाल रहे थे। तमाम बयानवीरों के बयान आपने सुन लिए साहब। इनमें से किसी ने क्या दिल्ली के प्रदूषण के बारे में कोई चर्चा की? एनसीआर में प्रदूषण की चर्चा की? पंजाब में बढ़ते प्रदूषण की चर्चा की? हरियाणा में बढ़ते प्रदूषण की चर्चा की? नहीं की ना। ये करेंगे भी, क्योंकि यूक्रेन की एक तस्वीर अभी आपको हम दिखाते हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव, जहां पर जबरदस्त तरीके से बमबारी हो रही है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाएंगे हम दिल्ली की। और आप जानते हैं यूक्रेन की कीव में जहां पर इतने बड़े पैमाने पर बमबारी हो रही है, वहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है? मात्र 20। और दिल्ली में जहां बयानों की बमबारी हो रही है साहब, सिर्फ बयानों की बमबारी, यहां का AQI इंडेक्स न्यूनतम है 323। और आज जहां पर नोएडा में मैं अपनी स्टूडियो में खड़ा हूं, यहां पर AQI इंडेक्स आज दोपहर में 450 था। 450। एक तरफ मिसाइल दागे जा रहे हैं, AQI इंडेक्स 20 है। एक तरफ बयान के बम फोड़े जा रहे हैं और AQI इंडेक्स 350 से लेकर 450 है। यानी कि इतनी प्रदूषित है दिल्ली और एनसीआर की हवा कि अगर आप इसमें सांस लें तो 2 पैकेट सिगरेट के बराबर आप अपने फेफड़ों को नुकसान प्रतिदिन पहुंचा रहे हैं। आप खुद ही सोच लीजिए, क्या हमारे बयानवीर, क्या हमारे तमाम राजनेता आपकी बात सुनते हैं, आपकी चिंता करते हैं, उस जनता की चिंता करते हैं जो चुनकर इन्हें सत्ता पर आसीन करती है या विपक्ष में रखती है? बिल्कुल। इन तस्वीरों को देखकर आपको लग रहा होगा कि भाई क्या मजाक है, ये क्या दिखा रहे हैं आप। एक तरफ आप यूक्रेन की बमबारी दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ जलती पराली दिखा रहे हैं। लेकिन यही है साहब, यूक्रेन की बमबारी के बाद भी वहां के लोग साफ हवा में सांस ले सकते हैं, लेकिन पराली की जलने की वजह से भारत में रहने वाले तमाम लोग, खास करके उत्तर भारत के लोग, सांस तक नहीं ले पा रहे हैं। यह हमारा AQI इंडेक्स है। और गौर करने वाली बात यह है कि चाहे पंजाब की बात करें या दिल्ली की बात करें, दोनों जगह आम आदमी पार्टी की सरकार है। सैटेलाइट के द्वारा लिए गए इन तस्वीरों को देखिए साहब, देखिए कि किस तरीके से आपके फेफड़े में लोग आग लगा रहे हैं। आग लगाई जा रही है आपके फेफड़े में। अगर आप भीतर से जल रहे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार हैं वो लोग जो पराली जला रहे हैं, जिम्मेदार हैं वो सरकारें जो अपने किसानों को पराली जलाने से रोकती नहीं है।
और आपके फेफड़े जल रहे हैं, आपकी आंखें जल रही हैं, आपके नाक बह रहे हैं, आपको तरह तरह की बीमारियां हैं। इसके बावजूद ये तमाम लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ बड़े बड़े बयान देना जानते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। और इस बयानबाजी के बीच में आप देखिए किस तरीके से अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स बड़े पैमाने पर खेली जा रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में क्या कहा जाए, यह तो अपने आप में कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार तो लगता है जैसे दिल्ली में है ही नहीं, क्योंकि दिल्ली की जनता पराली के धुएं से खांस रही है और दिल्ली की सरकार को कान पर जुएं रेंगने की बात भी नहीं दिखाई। और पॉलिटिक्स में ध्यान कहां है साहब? पहले हिमाचल प्रदेश में कूदे हुए थे, वहां पर जाकर अपनी राजनीति आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। फ्री का स्टॉल लगाया था, लगा कि वहां दाल नहीं गल रही है, तो आम आदमी पार्टी ने वहां से अपना बोरिया बिस्तर बांधा और गुजरात पहुंच गए। गुजरात में भी हर तरह की अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, लगा कि शायद यहां भी दाल बहुत नहीं गलेगी, तो पलटू राम ने वहां से भी अपने आप का बोरिया बिस्तर बांधा और दिल्ली के एमसीडी चुनाव के तक पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो दिल्ली का एमसीडी चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। अगर दिल्ली के एमसीडी चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता तो इतने सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा, और अगर आम आदमी पार्टी का ग्रिप जो कि दिल्ली पर है और पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है सत्ता की सीढ़ी को बचाने के लिए एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और सत्ता की सीढ़ी पर काबिज रहने के लिए आम आदमी पार्टी सांप सीढ़ी का खेल खेल रहे। बयान बहादुर एक दूसरे के ऊपर मिसाइल दाग रहे, आम जनता त्राहिमाम 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 करती हुई दिखाई। दिल्ली में आज आप सांस नहीं ले सकते साहब। जरा सोचिएगा, चीन की राजधानी बेइजिंग, AQI इंडेक्स 100, पूरे बेइजिंग को 3 साल पहले चीन की सरकार ने 3 हफ्तों के लिए बंद कर दिया था। 3 हफ्ते। दिल्ली में AQI इंडेक्स 325, 323, NCR में 450, और हम अपना पूरा काम कर रहे हैं। यहां पर किसी को कोई सुध नहीं है। हमसे कहीं लाख गुना बेहतर चीन है, जहां कम से कम वहां की सरकार अपनी जनता का ध्यान तो रखती है। ये तस्वीरें अभी आप देखिए, सैटेलाइट की ली गई तस्वीरें हैं। दिल्ली और उसके आसपास का इलाका जो AQI है, अभी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी रात 8:10, 406 AQI है दिल्ली का, न्यू दिल्ली 406 AQI। क्या इसका जवाब आम आदमी पार्टी की सरकार दे सकती है? जिस तरीके से ये लाली छाई हुई है, ये सुर्ख लाली सेब की लाली नहीं है, ये लाली वो है जो आपके फेफड़ों में आग लगाने वाली लाली है। और इसके बावजूद दिल्ली और NCR की जनता मुंह पर टेप लगाकर बैठी है, क्योंकि हमारे देश के बयान बहादुर चुनाव लड़ने में माहिर हैं और चुनाव लड़ने में अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रमोशनल कैंपेन चलाते हैं। यह है दिल्ली का हाल। इस तरीके से दिल्ली लाल हो चुकी है, दिल्ली और उसके आसपास के इलाके। दुनिया के किसी देश में इस तरह की बदहाली आपको देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा कोई देश नहीं है जिसकी राजधानी में यह हाल हो। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि देश की राजधानी में केंद्र सरकार भी है। क्या केंद्र सरकार दिल्ली की सरकार और पंजाब की सरकार को राज्यपाल के जरिए चेता नहीं सकती? क्या दिल्ली को सुधारने के लिए केंद्र सरकार कोई बड़ा कदम, ठोस कदम नहीं उठा सकती? बिल्कुल उठा सकती है साहब, लेकिन केंद्र सरकार भी कुछ नहीं करने वाली। ठीक वैसे ही जैसे आम आदमी पार्टी ना तो दिल्ली में कुछ कर रही है और ना पंजाब में पराली जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तैयार है। मैंने अभी 2 दिन पहले आपको दिखाया था, 10,000 से भी ज्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं पराली जलाए जाने के। तो आप खुद ही समझ लीजिए कि ये जो तमाम सैटेलाइट के जरिए तस्वीरें आ रही हैं, ये जो तस्वीरें हम आपको जलती हुई पराली की दिखा रहे हैं, इसके बाद बचता क्या है? सिर्फ ये कि हम अपने फेफड़ों को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। ये अभी आपको हम 28 अक्टूबर की पंजाब की सैटेलाइट तस्वीर दिखा रहे हैं। इसमें देखिए पराली के जलाए जाने की घटनाएं कहां कहां और कैसे कैसे थी। लेकिन अभी जो पंजाब की स्थिति थी हमने अभी आपके सामने दिखाई। ये पंजाब की असली तस्वीर है और पंजाब की मान सरकार चुपचाप बैठी हुई है। और यह हरियाणा की तस्वीर है जो कि पंजाब से सटे हुए इलाके में जहां पर पराली जलाई जा रही है। 28 तारीख की वो तस्वीर अभी आपके सामने है। इसमें देखिए हरियाणा पूर्णतः साफ है, लेकिन ये तस्वीर है जो कि पूरे पंजाब की है, जहां पर पराली कितने बड़े पैमाने पर जलाई जा रही है उसके ये जो लाल बिंदु डॉट्स हैं ये आपको बता रहे हैं। 24 तारीख से लेकर 27 तारीख के बीच की ये सैटेलाइट की इमेजेस हैं जो पंजाब की हैं, जो अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। पंजाब में पराली जल रही है
और उसके आसपास के तमाम इलाकों में लोगों के दिल जल रहे हैं। यह स्थिति 10,214 पराली के जलाए जाने की घटनाएं सिर्फ पंजाब में 28 अक्टूबर तक दर्ज की गई थी, जो कि पिछले साल के मुकाबले 33.5% ज्यादा है। इसका जवाब है क्या पंजाब की सरकार के पास? बिल्कुल नहीं होगा साहब। तो यह स्थिति पराली की है, जो कि अपने आप में बहुत विकट है। और मैं अंततः बस यही कहना चाहता हूं कि आज हमारे बयान बहादुर एक दूसरे पर लगातार बयानों के बम गिरा रहे हैं, लेकिन में से एक भी व्यक्ति, एक भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जो आम जनता की सुध लेता हुआ कोई भी काम करने को तैयार होता हुआ दिखाई। इसके साथ साथ अब तो पंजाब और हरियाणा की सरकार के बीच में भी भिड़ंत शुरू हो गई। खट्टर सरकार कहने लगी है कि उनके राज्य में तो सिर्फ 10% पराली जलाई गई है। बाकी जो तस्वीरें हैं वो साफ बता रही हैं कैसे पंजाब में स्थिति बहुत खराब है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार तो सिर्फ मुफ्त देना चाहती है। अब ये मुफ्त बिजली हो या तमाम चीजें, ये अपने आप में। तो अब बहुत मुश्किल से अंततः भारतीय जनता पार्टी भी जागी और उसने प्रदूषण के मसले पर आम आदमी पार्टी की सरकार को घेरा। जानते हैं किस तरह से जो दिल्ली की हवा है, सभी मापदंड अगर हम देखें तो वो और जहरीली है। और ये जो हेडलाइन है, पंजाब फार्म फायर्स सरपास लास्ट ईयर्स, आज की दूसरी बड़ी खबर आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। गुजरात चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा दाव खेला गया है और यह दाव राज्य और केंद्र सरकारों के साथ मिलकर खेला गया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने अधिसूचना जारी करते हुए यह बताया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन तमाम जगहों से आने वाले अल्पसंख्यक नागरिकों को गुजरात में नागरिकता दी जाएगी। आनंद और मेहसाणा में इन्हें नागरिकता मुहैया कराई जाएगी। खास करके वो लोग जो कि इन सभी देशों में रहने वाले हैं, वहाँ के अल्पसंख्यक हैं, जैसे कि हिंदू हैं, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई। इन सभी लोगों को जो गुजरात में रह रहे हैं, इनको नागरिकता कानून 1955 के तहत नागरिकता जारी की जाएगी और इन्हें भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत किया जाएगा। इन सभी लोगों को नागरिकता प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अब यहां जो बड़ी बात है जो समझने वाली है वो ये कि केंद्र सरकार ने पहले ही एक कानून पारित कर रखा है, 2019 नागरिकता कानून, जिसके तहत CAA के तहत उन्हें नागरिकता दी जा सकती है। बल्कि अब जो नागरिकता इन नागरिकों को दी जा रही है जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, इन लोगों के लिए धारा 5 नागरिक अधिनियम 1955 का इस्तेमाल करते हुए धारा 6 के तहत उन्हें नागरिकता देने की बात कही जा रही है। घनी तकलीफ आई है, इसे भगते भगते इधर आए हैं। हम तो खुश से निर्णय लिया है इसमें। बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। गवर्नमेंट, भारत गवर्नमेंट का बहुत 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 अच्छा आभार करते हैं कि हमको नेशनलिटी हमको मिली, हमारे बच्चों को मिलने जा रही है। हम बहुत खुश हैं। इस मौजूदा नियम के जरिए केंद्र सरकार क्या संदेश देना चाहती है, यह आपके लिए समझना बहुत मुश्किल नहीं है। लेकिन पहले यह जानिए कि आखिरकार नागरिकता मिलेगी कैसे इन लोगों को। सबसे पहले जो लोग नागरिकता लेना चाहते हैं उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। कलेक्टर जो इलाके के हैं वो इनका वेरिफिकेशन करेंगे। कलेक्टर केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट भेजेंगे और कलेक्टर के द्वारा अंततः नागरिकता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। गुजरात चुनाव के ठीक पहले केंद्र सरकार के इस बड़े कदम पर कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल यह है कि 2019 में लोकसभा में नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ था, यानी कि CAA। लेकिन इस कानून के लागू होने के बाद देश के बहुत बड़े हिस्से में इसका विरोध भी हुआ था। इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जब CAA को लेकर एक बार फिर से बहस शुरू होगी तो केंद्र का यह कानून काफी असरदार होगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ अभी गुजरात तक सीमित है। अब अगर आप देखें तो इस कानून का इस्तेमाल अन्य राज्यों में भी किया जा सकता है, खास करके उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें हैं।
राज्य सरकारें नागरिकता देने के कानून को पारित करने के साथ केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भेज सकती हैं, जिसको केंद्र सरकार अनुमोदित कर सकता है और उसके आधार पर फिर नागरिकता दी जा सकती है। यानी कि बैकडोर से सीएए को एक तरह से असलियत का जामा पहनाया जा रहा है। अब इससे कई और राज्य भी प्रभावित हो सकते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के शासन का राज्य नहीं है, जैसे कि बंगाल, पश्चिम बंगाल, या फिर हम बिहार की बात करें, क्योंकि इन सभी जगहों पर सीमावर्ती क्षेत्रों में अल्पसंख्यक समुदाय जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में रहने वाले हैं, जो यहां पर आकर रह रहे हैं शरणार्थी के तौर पर, उन्हें नागरिकता मिल सकती है। लेकिन वहां पर मौजूदा सरकारें जो हैं, चाहे आप आरजेडी, जेडीयू की सरकार कहें बिहार में, या फिर पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार कहें, वो बीजेपी के इस एजेंडे के साथ नहीं चलेगी। तो वहां पर इन राज्यों में ऐसा फायदा होता उन शरणार्थियों को नहीं दिखाई देगा। लेकिन वो राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर गुजरात के इस मॉडल का इस्तेमाल किया जा सकता है और जो लोग नागरिकता के लिए अभी तक आस लगाए बैठे हैं, जो शरणार्थी के तौर पर भारत आए थे और यहां पर हम वतन होने की कोशिश कर रहे थे, उन लोगों के लिए बड़ी सहूलियत मिलेगी। अब इसे आप भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अगले साल राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर कर सकती है, क्योंकि राजस्थान के जोधपुर के इलाके में बड़ी संख्या में ऐसे लोग रहते हैं, जोधपुर और उदयपुर के आसपास के इलाकों में, जो कि पाकिस्तान से आकर रह रहे हैं, जो शरणार्थी के तौर पर है और जिनका वोट काफी मायने रखता है। अब आइए कुछ ऐसी बात भी कर लेते हैं जो हमारे आसपास होती रहती हैं, जो कि एस्पिरेशंस को एक अलग अंदाज में ले जाती हैं। हम सब फोन खरीदते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे आप एंड्रॉयड फ़ोन खरीदें, आईफोन खरीदें, एप्पल फ़ोन खरीदें, ये सारी चीज़ें हमारी सुविधा के लिए हैं। कई बार हमारी सुविधा विलासिता का एक बहुत बड़ा जरिया भी बन जाती है। एक फ़ोन की कीमत कितनी होनी चाहिए? सबसे महंगा आईफोन आज की डेट में 1.5 लाख रुपए का आता है। आईफोन 14 प्रो मैक्स 1.5 लाख रुपए के आसपास हिंदुस्तान में इसकी कीमत। लेकिन जब आप एक ऐसे फ़ोन की तरफ आकर्षित हों जो कि आपको देखते ही इस बात का एहसास दिलाए कि फ़ोन हो तो ऐसा, तो फिर वो वैसा होना चाहिए जो भी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। आईफोन है ये, और इस फ़ोन को देखने के साथ आप समझ जाएंगे कि क्या है। इस एक फ़ोन की कीमत में आप कम से कम 8 या 10 अच्छी गाड़ियां खरीद सकते हैं। रूस के एक लग्जरी ब्रांड के कैवियर ने आईफोन 14 प्रो का एक स्पेशल एडिशन लॉन्च किया है। इस आईफोन 14 प्रो की कीमत है $1,33,000, यानी कि 1,10,00,000 रुपए, ये इसकी कीमत है। बाजार में इसकी बहुत ही सीमित संख्या उतारी जा रही है। यह मॉडल बहुत पसंद आ रहा है लोगों को। ये एक इस तरह की बात कही जा सकती है जैसे कि आप इसमें हर तरह की सुविधाएं इसमें मौजूद हैं। इस आईफोन के मॉडल में रोलेक्स घड़ियां जो होती हैं, उसका डायटोना मॉडल अपने आप में बहुत ही कीमती होता है। उसका क्रोनोग्राफ मॉडल इसमें लगा हुआ है, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरे सोने का ये आईफोन बना हुआ है। इसमें 8 हीरे लगे हुए हैं और इसमें मैल्कम कैम्बेल की ब्लू बर्ड सुपर कार के प्रेरित होते हुए इस आईफोन को डिजाइन किया गया है। उस तरीके से इसका डिजाइन रखा गया है। इससे प्रेरित होकर रोलेक्स डायटोना घड़ियों ने भी अपना डिजाइन चेंज किया और कैवियर ने इस फोन के केवल 3 मॉडल तैयार किए हैं। कंपनी की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके अनुसार फोन की बॉडी को 1930 के दशक की रेसिंग कार के स्टाइल में डिजाइन किया गया है। इसके अलावा इसके पिछले हिस्से की बॉडी ब्लैक पीवीडी कोटिंग के साथ तैयार की गई है, जो कि टाइटेनियम से बन गई है। टाइटेनियम आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है रोलेक्स जैसी घड़ियों के ब्लैक डायल और केसिंग के लिए, या फिर उसके ब्रेसलेट्स बनाए जाने के लिए। 128 GB का वेरिएंट जो कि आईफोन 14 प्रो लिमिटेड एडिशन का है, उसकी कीमत
10 लाख रुपए है, जबकि 1 टेराबाइट स्टोरेज वाली आईफोन 14 प्रो मैक्स हमने आपको बताया 1 करोड़ 10 लाख की है। अभी इसके 2 मॉडल सामने आए हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाने हैं और इसकी बहुत ही सीमित लिमिटेड इसकी पूरी श्रृंखला है जो जारी की जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत जबरदस्त चीज है जो अभी आप सबों के सामने है बाजार में। तो अगर आपके पास पैसे हैं और 1.5 लाख के फोन से मन भर गया है तो 1 करोड़ 10 लाख रुपए खर्च कीजिए और ये स्पेशल एडिशन फोन लेकर आइए। अब बात करते हैं निजता के हनन के मसले की, जिसे क्रिकेटर विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया में बड़े पैमाने पर उठाया। ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के कप्तान रहने वाले विराट कोहली जब सिडनी में प्रैक्टिस के सेशन में पहुंचे थे तो पीछे उनके घर में उनके जो होटल के रूम है उसका एक टिकटॉक वीडियो बनकर सामने आया। ये आप विराट कोहली के रूम का टिकटॉक वीडियो देख रहे हैं जिसमें उनके तमाम सामान और सभी चीजों को आप देख सकते हैं। और ये वीडियो जो है ये बताता है, ये इंस्टाग्राम पर भी लोड किया गया है, जिसमें विराट कोहली के रूम में कौन सा सामान कहां रखा गया है, कैसे रखा गया है, ये तमाम चीजें वहां पर सामने दिखाई दे रही हैं। और इसके बाद विराट कोहली ने इसे निजता के उल्लंघन के तौर पर प्रस्तुत किया और उसके बाद उन्होंने ये बातें लिखी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। विराट कोहली के होटल रूम का ये वीडियो वायरल हुआ है जो कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी में किसी ने घुसकर इस वीडियो को बनाया और निजता का उल्लंघन इसकी वजह से हुआ है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की है, यहां तक कि उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी इस पूरी घटना पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। ऐसा माना जा रहा है कि विराट कोहली का एक फैन उनकी खास चीजों से रूबरू होना चाहता था, लेकिन इसके लिए उसने जो कदम उठाया ये अपने आप में बहुत ही न्यूनतम स्तर का था। पर्थ के जिस होटल ग्राउंड में टीम इंडिया रुकी हुई थी वहीं पर यह फैन विराट कोहली के घर में, माफ कीजिए, उनके कमरे में घुसा और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में उस फैन ने कमरे के हर कोने का एक वीडियो तैयार किया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इस वीडियो में विराट कोहली के हेल्थ सप्लीमेंट्स, जूते, खुला हुआ सूटकेस, ये सब कुछ देखा जा रहा है। यहां तक कि भारत की जर्सी, कैप और मेज पर रखा उनका चश्मा भी। ऐसा लग रहा है जैसे कि वीडियो शूट जब किया गया था उस वक्त कमरे के अंदर होटल के स्टाफ जरूर मौजूद रहे होंगे। इस पूरे मामले से कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या बिना किसी इजाजत के किसी के रूम में कोई भी व्यक्ति घुस सकता है और इस तरह की वीडियोस बना सकता है? विराट कोहली के कमरे में अगर कोई व्यक्ति घुस जाता है तो क्या ये निजता का हनन नहीं है? इस पूरे मसले पर विराट कोहली ने अपना जो गुस्सा है वो बहुत बड़े पैमाने पर जाहिर किया है। विराट कोहली ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं समझ सकता हूं कि फैंस अपने फेवरेट प्लेयर को देखकर खुश और उत्साहित हो जाते हैं। मैं भी हमेशा उन्हें सराहता हूं, लेकिन यह वीडियो डराने वाला है। इससे मुझे अपनी प्राइवेसी को लेकर झकझोर दिया है। अगर मैं अपने होटल के रूम में गोपनीयता नहीं रख सकता तो वास्तविकता में दूसरी जगह कैसे उपेक्षा कर सकता हूं कि मैं सुरक्षित रहूं? मैं इस तरह की कट्टरता और किसी की निजता में घुसपैठ से ठीक महसूस नहीं कर पा रहा। अब आपको हम ये दिखाते हैं कि अनुष्का शर्मा जो कि विराट कोहली की पत्नी है, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने लिखा कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब फैंस ने हम पर जरा भी रहम नहीं किया, लेकिन ये तो बहुत खराब चीज थी, बहुत ही घटिया और मानवता का उल्लंघन है। जो भी इसे देखकर ये सोचता है कि सेलिब्रिटी हो तो डील करना पड़ेगा, उसे पता होना चाहिए कि आप भी समस्या का हिस्सा हैं। थोड़ा आत्मसंयम रखिए, सबको मदद मिलती रहेगी। साथ ही जब आपके बेडरूम में ऐसा होगा तो सीमा कहां तक बची? इस पूरे मामले पर विराट कोहली के होटल रूम के इस वीडियो के सामने आने के बाद कई लोगों ने अपनी नाराजगी सामने रखी कि फैंस कई बार सीमाएं लांघ जाते हैं। ऐसे में होटल क्राउन ने विराट कोहली से माफी मांगी है। होटल क्राउन के प्रवक्ता ने यह बयान जारी किया। उनका कहना था कि क्राउन होटल ने इस मामले का तुरंत संज्ञान लेते हुए एक्शन लिया है। मामले में शामिल लोगों को क्राउन ने हटा दिया है। इस तरह की घटनाएं फिर न हो, इसके लिए ज़रूरी कदम उठाए जा रहे हैं और मेहमानों से वो पूरी तरीके से शर्मसार होते हुए माफ़ी मांग रहे हैं।
तो निजता का उल्लंघन अपने आप में देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हमें सावधान रहना चाहिए। आज हमने आपके सामने एक सवाल रखा था, क्या प्रदूषण से बचने के लिए दिल्ली में काम नहीं बल्कि सिर्फ सियासत हो रही? 80% हमारे दर्शकों ने माना कि दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा। सिर्फ 20% हमारे दर्शक ऐसे हैं जिनको लगता है कि दिल्ली में काम हो रहा है। ये ओपिनियन पोल आपका अपने आप में साबित करता है जिस मुद्दे को लेकर आज हम आपके सामने खड़े हुए हैं। मिस्टर एनालाइजर में आज के लिए बस इतना ही। लगातार देखते रहिए भारत 24। धन्यवाद।